नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 10 का दस्तावेज और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। तो यूपी में बिजली कर्मियों की हड़ताल को लेकर सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बिजली कर्मियों के आंदोलन और हड़ताल के लिए ये वक्त ठीक नहीं है, लेकिन कुछ हठधर्मी लोग सरकार की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे। ऐसे में सरकार ने बिजली कर्मियों की हड़ताल पर एस्मा लगा दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि बिजली कर्मियों की हड़ताल से यदि बिजली व्यवस्था बाधित होती है या जनता को कोई परेशानी होती है तो हड़ताली बिजली कर्मियों पर एस्मा के तहत कार्रवाई होगी। इसके तहत 1 साल तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही आउटसोर्स पर बहाल बिजली कर्मी यदि काम पर नहीं आते हैं तो उन्हें तत्काल कार्य मुक्त कर दिया जाएगा। इसे लेकर मुख्य सचिव के साथ ही तमाम मंडलायुक्त और जिलों के डीएम और एसपी को भी निर्देश दे दिया गया है। आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर बिजली कर्मियों ने आज रात 10 बजे से 72 घंटे के लिए हड़ताल करने का ऐलान किया है। मार्ग न अपनावें, सरकार के साथ सहयोग करें। हमारा पूरा मन है उनके कल्याण का, उनके सुख सुविधा का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। इसलिए मैं इस विभाग के मुखिया के रूप में उनसे निवेदन करता हूं कि वो काम पर बने रहें, काम पर वापस आवें। उनकी जो पहले जो मांगें हमारे समक्ष आई थी, दिसंबर में जो बातचीत हुई थी, उनमें से कई प्रमुख मुद्दों को, महत्वपूर्ण मुद्दों को हल किया जा चुका है। जैसे हमारे विद्युत निगम की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के बावजूद पिछले 3-4 साल से रुका हुआ बोनस को 1 साल का बोनस, वर्तमान वर्ष का बोनस हमने दिलवाया है। वहीं दिल्ली में देर शाम भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से यूपी भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे 15 मिनट तक चली इस मुलाकात में यूपी में भाजपा संगठन में फेरबदल के अलावा लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में केंद्रीय नेताओं के दौरों की तैयारियों, यूपी में जल्द होने वाले निकाय चुनाव और एमएलसी चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों को लेकर चर्चा हुई है। प्रदेश के संगठन महामंत्री धर्मपाल और इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की बैठक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई है। वीएल संतोष निकल रहे हैं, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, ये भी उस बैठक में मौजूद थे और आप तस्वीरों पे देख सकते हैं कि इस वक्त वीएल संतोष निकल के जा रहे हैं और अभी अंदर बैठक चल रही है। और अगर बात करें तो अंदर जिस तरीके से तमाम सारी जो बैठक है उसमें लगातार मंथन हो रहा है कि कौन एमएलसी का उम्मीदवार होगा और इसके साथ साथ जो संगठन का विस्तार होना, संगठन में जो बदलाव होने हैं उन नामों को लेकर के मंथन जारी है। चूंकि काफी महत्वपूर्ण संगठन का बदलाव होना उत्तर प्रदेश के अंदर, लक्ष्य है 80 में से 80 लोकसभा सीट जीतने का। इसीलिए अगर बात करें तो लगातार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंथन कर रहे हैं कि किस तरीके से किन लोगों को संगठन में जगह दी जाए जिससे कि उस लक्ष्य को अर्जित किया जा सके जो 80 में से 80 सीट जीतने का रखा गया उत्तर प्रदेश के अंदर। कृष्ण वीरपाल राउत साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। तो कोलकाता में कल से समाजवादी पार्टी का महामंथन होने जा रहा है। अखिलेश यादव कल बंगाल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। शाम 5 बजे के आसपास सीएम ममता बनर्जी से अखिलेश यादव की मुलाकात भी संभव मानी जा रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मिशन 2024 पर मंथन होगा। कल से 19 नवंबर तक पार्टी के तमाम दिग्गज मंथन करेंगे और 18 नवंबर को सपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। प्रदेश में विपक्ष में बैठी समाजवादी पार्टी की रणनीति लोकसभा में क्या होगी, इस पर विचार और विमर्श जहां होगा, हम इस समय उसी जगह पर हैं। यानी कि JW मैरियट के कोलकाता के इस हॉल में सारे रेजोल्यूशंस पेश किए जाएंगे। अब आपको जरा इसकी तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ ये पूरा हॉल है जिस हॉल में यहीं पर अखिलेश यादव, उनके साथ रामगोपाल यादव और कार्यकारिणी के बाकी सारे सदस्य बैठेंगे, जिसमें करीब 98 सदस्य कुल मिलाकर आ रहे हैं और साथ ही साथ इस बैठक में शिरकत भी करने वाले हैं। इसी बैठक में प्रस्ताव पारित किए जाएंगे, आर्थिक और राजनीतिक, और इन दोनों प्रस्ताव में लिखा होगा कि आने वाले दिनों में किन बिंदुओं के आधार पर एक साथ एक कड़ी में समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी, कांग्रेस से कितनी दूरी रहेगी, कितनी नजदीकियां। तो वहीं तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद इन प्रस्ताव के आधार पर पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को अपनी आगे की दिशा और दशा दोनों मिल जाएगी, क्योंकि लड़ाई बड़ी है। 2024 में किस भूमिका में समाजवादी पार्टी पूरे देश में दिखाई देगी, इसका भी फैसला इसी हॉल से हो जाएगा। इस हॉल में 2 दिन यानी 18 और 19 तारीख को होने वाली इस बैठक में वो सारे नेता, आला अधिकारी और कार्यकर्ता शिरकत करेंगे जो पदाधिकारी हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर तो उन्हें कार्यकर्ता बनकर ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि एजेंडा सिर्फ ये नहीं है कि किस तरह से बीजेपी को हराना है।
बल्कि ये भी होगा कि कैसे पूरे विपक्ष को एक मंच पर एक साथ लाना है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज़। और अब प्रयागराज उमेश पाल शूटआउट केस से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, सफदर अली के गन हाउस पर पुलिस ने छापेमारी की है। पुलिस ने गन हाउस का रिकॉर्ड खंगाला है। हथियारों का मिलान हुआ है। जानसेनगंज इलाके में सफदर अली का एसएसए गन हाउस स्थित है और एसएसए गन हाउस में ही जमा है अतीक के परिवार का हथियार। शाइस्ता परवीन ने एसएसए गन हाउस में हथियार जमा किए थे। माफिया अतीक अहमद का बेहद करीबी है सफदर अली। उमेश पाल मर्डर केस के बाद सफदर के घर पर बुलडोजर चला था और 2 मार्च को हुई थी घर गिराने की कार्रवाई। छापेमारी में फिलहाल पुलिस को कोई अहम जानकारी नहीं मिल पाई है। तो बुलडोजर एक्शन के बाद अब छापेमारी की गई है सफदर के घर पर और गन हाउस का रिकॉर्ड खंगाला गया है। गन हाउस पर पुलिस ने छापेमारी की है। तस्वीरें भी आप उस वक्त की देख रहे हैं। कई रिकॉर्ड खंगाले गए, हथियारों का मिलान किया गया। जानसेनगंज में सफदर अली का एसएसए गन हाउस स्थित है। और अगली बड़ी खबर भी उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ी हुई है। बीएसपी ने फिर किया माफिया अतीक के परिवार का बचाव। बीएसपी ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मवीर चौधरी ने सीबीआई जांच की मांग की है। ट्वीट करके उन्होंने लिखा कि उमेश पाल हत्याकांड में बीएसपी नेता शाइस्ता परवीन सीबीआई जांच की मांग कर रही है, तो सरकार को न्याय के हित में सीबीआई जांच करानी चाहिए, जिससे सरकार भाग रही है। अतीक अहमद के परिवार का बचाव करते मायावती की पार्टी खेल रही है मुस्लिम दांव, ये माना जा रहा है। और मुस्लिम वोटर्स को रिझाने के लिए मायावती और उनकी पार्टी लगातार इस मामले में बयानबाजी कर रही है। उमेश पाल शूटआउट केस की जांच प्रयागराज पुलिस इस वक्त कर रही है और मायावती की पार्टी बीएसपी चाहती है कि मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए। अगली खबर कानपुर से है, जहां हनुमंत विहार पुलिस ने हरियाणा के रहने वाले 3 अंतर्राज्यीय एटीएम हैकर्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार हैकर्स के पास से 68 एटीएम कार्ड और 13,000 रुपए भी जब्त किए हैं। पकड़े गए आरोपियों के नाम अकरम असलम आमिर बताया जा रहा है। एडीसीपी साउथ अंकिता शर्मा ने बताया कि गैंग के सदस्य अलग अलग शहरों में जाकर एटीएम मशीनों को हैक करके रुपए निकालते थे और रुपए निकालने के बाद मशीन में छेड़छाड़ करके ट्रांजैक्शन को रद्द करते थे। पुलिस ने पूछताछ के बाद तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। थाना हनुमंत विहार और हमारे जोन की टीम ने एक बहुत अच्छा काम किया है। एटीएम हैकर्स गैंग को इन्होंने पकड़ा है, जिसमें कि 3 लोग पकड़े गए हैं जो हरियाणा के जिला नूह और उसके आसपास के क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये लोग घूम कर एटीएम मशीन्स को हैक करके उसमें से पैसा निकाल लेते थे, जिससे कि अकाउंट से पैसा कट जाता था, जो पैसा निकाल रहा है उसे मिल जाता था, लेकिन ट्रांजैक्शन फेल हो जाता था। अब बड़ी खबर सोनभद्र से है, जहां कबाड़ व्यवसायी और एनसीएल सुरक्षा अधिकारी में मारपीट हो गई। मारपीट में दोनों पक्षों के कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और दोनों पक्ष के लोगों ने थाने में शिकायत की है। दोनों तरफ थाने में दर्ज कराया गया मुकदमा। पुलिस ने समझाकर मामले को शांत करवाया है। कबाड़ व्यवसायी ने एनसीएल सुरक्षा अधिकारी पर आरोप लगाया है। शक्तिनगर थाना क्षेत्र के रोडवेज बस स्टैंड के पास की घटना बताई जा रही है। अब खबर अंबेडकर नगर से है, जहां आबकारी विभाग का ऑफिस कई साल से जर्जर भवन में चल रहा है। यहां आबकारी विभाग का अपना भवन भी बन रहा है, लेकिन फंड के अभाव में करीब 8 साल से भवन निर्माण का काम अधर में लटका हुआ था। अब फंड मिल गया है और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि अब जल्द ही आबकारी विभाग का अपना भवन बनकर तैयार हो जाएगा। डीएम ने बताया कि पहले से बिल्डिंग का 85% काम पूरा हो चुका है और शेष बचे 15% काम को भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही भवन की गुणवत्ता की जांच को लेकर 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स की टीम भी बनाई गई। जैसा कि मैंने भी इस अपने संज्ञान में इसको लाया था और इसको दिखवाया, तो मालूम चला है कि ये जो जिला आबकारी अधिकारी का कार्यालय जो है, उसका निर्माण आवास विकास परिषद जो प्रतापगढ़ डिवीजन है उसके द्वारा किया जा रहा है। और इनके अनुसार इसका जो काम है, निर्माण कार्य है, वो भौतिक रूप से 85% पूरा हो गया है, लेकिन इनको जो धन की आवंटन हुआ था वो 100% जो है 100% यूज हो चुका है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर संबल से आपको बता दें, संबल हादसे में फंसे 10 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। कोल्ड स्टोरेज हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। चंदौसी इस्लामपुर रोड पर
AR कोल्ड स्टोरेज में हादसा पेश आया था। अमोनिया गैस लीक होने से कोल्ड स्टोरेज में धमाका हुआ। ज्यादा आलू रखे जाने की ओवरलोड होकर ये बिल्डिंग गिर गई और सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो 10 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। संभल कोल्ड स्टोर हादसे में अब तक 9 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है और राहत और बचाव का जो काम है वो पूरी तरीके से यहाँ पर जारी है। आप ये देखिए, जो लोगों की भीड़ थी उस लोगों की भीड़ को यहाँ से बाहर हटा दिया गया है और उसके बाद यहाँ पर जो NDRF की टीम है और जो तमाम विभाग हैं वो यहाँ पर पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं और पूरी कोशिश की जा रही है कि जो और लोग अंदर हैं उनको भी बाहर निकाल लिया जाए। 1 दर्जन से ज़्यादा जो JCB मशीनें हैं वो यहाँ पर लगा रखी हैं। जो बड़ी वाली क्रेन है वो क्रेन भी यहाँ पर लगाई गई है और पूरी तरीके से जो टेक्निकल टीम है उसको भी यहाँ पर बुला लिया गया है। चाहे दमकल विभाग की बात हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात हो, तमाम विभाग यहाँ पर मौजूद हैं। आसपास के थानों से, आसपास के जिलों से भी फोर्स यहाँ पर बुला लिया गया है और ये देखिए SDRF की टीम और NDRF की टीम पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर डटी हुई है, जुटी हुई है। जो लोग हैं अपनों के इंतजार में और जो ग्रामीण हैं वो भी दूर दूर के इलाकों से यहाँ पर आए हैं। बताया जा रहा है कि अचानक से तेज धमाके के साथ ये संभल का जो कोल्ड स्टोर है वो यहाँ पर गिरा, चीख पुकार मची और उसके बाद आसपास जो लोग थे वो शोर मचाते हुए यहाँ पर भागे हैं। और उसके बाद यहाँ देखिए कि जो पुलिस है, प्रशासन है, उसकी जो टीमें हैं वो यहाँ पर पहुँचनी शुरू हो गई हैं। खुद लखनऊ से लगातार जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार लखनऊ से जो फ़ोन है वो घनघना रहे हैं और यहाँ देखिए किस तरीके से NDRF की टीम, SDRF की जो टीम है पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर डटी और जुटी है। वीडियो जर्नलिस्ट सतेंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, ABP गंगा, संभल। अब खबर बरेली से है, जहां जंक्शन के पास एक विदेशी युवती का अपहरण। मानसिक चिकित्सालय में इलाज के लिए विदेशी युवती आई थी और बाइक सवार युवक पर युवती को किडनैप करने का आरोप है। मानसिक रूप से बीमार थी विदेशी युवती, जिसके अपहरण की बात सामने आई है। हालांकि परिजनों की शिकायत पर शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हो गया है। बरेली से बड़ी खबर, जंक्शन के पास एक विदेशी युवती के अपहरण की बात सामने आई है। पहले कभी आए नहीं थे और लड़की जो है मानसिक से पीड़ित थी, तो इसलिए वो उसे लाना पड़ा यहाँ पर। कहाँ दिखाने आए? मानसिक चिकित्सालय। एक नेपाल की लड़की अपने माता पिता के साथ बरेली में मानसिक अस्पताल में चिकित्सा के लिए आई थी। इस लड़की की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और जैसा कि उसके परिजनों द्वारा तहरीर दी गई, उसको वो आखिरी बार स्टेशन पर छोड़कर गए थे। वहाँ से वो लड़की गायब हो गई। उसको जो परिजनों द्वारा तहरीर दी गई उसके आधार पर धारा 363 में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अब खबर आगरा से है, जहां राजा मंडी रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा होने से टल गया। अचानक ट्रेन के ऊपर गिरा पेड़, हाई टेंशन लाइन के ऊपर पेड़ गिर गया। आनन फानन में रेलवे अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और तत्काल हाई टेंशन लाइन को बंद किया गया। पेड़ को हटाने का काम किया गया। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, आगरा की ये तस्वीरें हैं। अचानक से ट्रेन के ऊपर ये पेड़ गिरा और बड़ा हादसा होने से टल गया। हालांकि पेड़ को हटा लिया गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी 24 मार्च को 1 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी काशी की जनता को 1450 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें सबसे अहम सौगात देश का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे होगा। इस रोपवे के निर्माण में 555 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रोपवे पहले चरण में कैंट रेलवे स्टेशन से शुरू होकर गदौलिया चौराहे को जोड़ेगा। इस दौरान कुल 5 स्टेशन से होकर रोपवे गुजरेगा। रोपवे कार में 11 लोगों के बैठने की सुविधा रहेगी। पहले चरण के लिए 31 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। तो वहीं रोपवे मिलने से काशी वासी भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का जो वाराणसी में प्रस्तावित कार्यक्रम है उसमें लगभग 25 योजनाओं के 1450 करोड़ की परियोजनाओं का सौगात वाराणसी को मिलने जा रही है। इसमें करीब 200 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं जो लगभग 20 अपने संख्या में हैं, उनका तो लोकार्पण किया जाएगा। इसी के साथ 5-6 बड़े प्रोजेक्ट हैं जिनका शिलान्यास किया जाएगा, जो भविष्य में 1-2 साल में बनके तैयार होंगे। जो हमारा शिलान्यास किए जाने वाला प्रोजेक्ट है उनमें शहर की मोबिलिटी के लिए रोपवे का प्रोजेक्ट है, जो काफ़ी समय से वाराणसी की जनता को जिसका इंतजार था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मार्च को 1 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंच रहे हैं। नवरात्र पर प्रधानमंत्री काशी की जनता को 1450 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें सबसे अहम सौगात जो प्रधानमंत्री के हाथों दी जानी है उसमें अर्बन
ट्रांसपोर्ट रोपवे, जो देश का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे होगा, उसकी सौगात प्रधानमंत्री के हाथों दी जानी है, जो 550 करोड़ रुपए की योजना से बनाई जानी है। सबसे पहला जो पड़ाव होगा रोपवे का, वो कैंट स्टेशन होगा। हम इस वक्त मौजूद हैं कैंट स्टेशन के प्रांगण में, और यहाँ से रोपवे का पहला स्टेशन शुरू होगा, जो कि गोदौलिया चौराहे तक जाएगा। टोटल 5 स्टेशन बनाए जाने हैं। जो दूरी है वो दूरी लगभग 4.5 किलोमीटर की बताई जा रही है। श्रद्धालुओं को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है जब श्रद्धालु दूर दराज से वाराणसी आते हैं और बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए जाते हैं। उनको खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जाम की समस्या झेलनी पड़ती है। लेकिन रोपवे के बनने के बाद उन श्रद्धालुओं को काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि जो सफ़र है वो सफ़र आसान होगा, जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। और जो दूरी है 4.5 किलोमीटर की, वो लगभग 15 से 16 मिनट में पूरी की जाएगी। कैमरामैन विशेष के साथ अमीन पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। और चलिए इसी खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।